नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है हर्ष और पॉलिटिकल साइंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपको 11वीं क्लास के राजनीतिक विज्ञान पढ़ा रहा था इसमें, और पिछले हमारे 5 चैप्टर इसमें कंप्लीट हो चुके थे। 5वां चैप्टर था विधायिका, जो मैंने आपको करवा दिया था। अब मैं ये इसका छठा चैप्टर 6 चैप्टर इसी बुक का स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है न्यायपालिका। तो दोस्तों, न्यायपालिका के बारे में तो आपको बेसिकली वैसे तो पता ही होगा, आप अखबारों न्यूज़ वगैरह में पढ़ते ही हैं न्यायपालिका के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ कि न्यायपालिका क्या होगी। इस चैप्टर में आप ध्यान रखना दोस्तों कि न्यायपालिका का जो मेन नाम है वो है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। ठीक है, तो आप फोकस रखना सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, जो कि न्यायपालिका के ऊपर चैप्टर है। इसके अंदर मैं आपको दोस्तों 12 क्वेश्चन टोटल करवाऊंगा, और ये 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस होंगे। ठीक है, और उम्मीद है कि 12 क्वेश्चन करने के बाद आपको एक्स्ट्रा कुछ अलग कुछ इसके बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये 12 क्वेश्चन आपके लिए बहुत एग्जाम की दृष्टि से बहुत है, पर्याप्त है। तो पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। इसमें मैं आपको 12 क्वेश्चन करवाऊँगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन होगा हमारा कि न्यायपालिका क्या होती है और यह क्या काम करती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है और भारत के अंदर इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी कि क्या क्या कदम उठाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें ये होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा कि भारत के अंदर जो न्यायपालिका का ढांचा है वो किस प्रकार का है, उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन हमारा होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। और 5वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में कितने हैं, पहले कितने थे, ये सब इसमें हम पढ़ेंगे। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल का टर्म क्या होता है, यानी कि वो कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि न्यायिक पुनरावलोकन सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्ति है वो क्या है, और न्यायिक सक्रियता के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे। जनहित याचिका के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से वो जनहित याचिका जो है गरीबों की सहायता करती है। और लास्ट में पढ़ेंगे हम कि जो न्यायिक सक्रियता है, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं इंग्लिश में, वो किस प्रकार मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है। ठीक है, और किस प्रकार से उसने मौलिक अधिकारों के विशेष क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करी है। तो ये हम 12 क्वेश्चन टोटल इसमें पढ़ेंगे। स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है कि न्यायपालिका क्या होती है और ये क्या काम करती है। तो उसकी परिभाषा आप पहले समझ लो कि परिभाषा क्या है। सीधी सी बात है कि न्यायपालिका, मैंने आपको विधायिका बताया था कि विधायिका क्या काम करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका उसको लागू करती है। तो न्यायपालिका का काम क्या होगा, जो कि सरकार का न्यायपालिका तीसरा अंग है, एक तरह से तीसरा पार्ट है। मैंने बताया था ना आपको कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का काम क्या होता है, जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं उसको दंडित करती है, वो उनको दंड देती है। ठीक है, और संविधान की रक्षा करना और उसकी व्याख्या करना न्यायपालिका का काम होता है। ठीक है ना। क्या होता है दोस्तों, जो लोग कानूनों का उल्लंघन करते हैं उसको दंडित करती है वो, और संविधान की व्याख्या और संविधान की रक्षा करना न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से खत्म हो जाता है हमारा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है। हमें इसमें ये बताना है कि क्वेश्चन क्या है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है और भारत के अंदर इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, तो आंसर मैं इसका बताता हूं आपको कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बेहद जरूरी होती है, क्योंकि अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो वो सही न्याय नहीं कर पाएगी। एक तरह से निष्पक्ष जो न्याय होता है वो है नहीं कर पाएगी। और क्या होगा, सरकार के अन्य अंग और राजनेता जो नेतागण हैं वो न्यायपालिका पर दबाव बनाएंगे। ठीक है, और अपने पक्ष में फैसले उससे करवाएंगे, जिससे क्या होगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, नष्ट होती चली जाएगी और वो सही न्याय नहीं कर पाएगी और जनता को न्याय
नहीं मिल पाएगा। इसलिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बेहद ज़रूरी है अगर जनता को निष्पक्ष न्याय चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ते हैं कि भारत ने क्या क्या कदम उठाए हैं इसकी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। मतलब संविधान के अंदर ऐसे क्या प्रावधान उसने रखे हैं जिससे जाहिर होता है, देखने में लगे कि यहाँ पे न्यायपालिका स्वतंत्र है हमारी। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर कि जब भी न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है तो योग्यता और अनुभव के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? योग्यता और अनुभव के आधार पर, ना कि किसी राजनीतिक दल के प्रतिष्ठा पर। मतलब कहने का मतलब इसमें यह है कि न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं वो अपनी योग्यता और अनुभव के आधार पर होते हैं, किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आकर वो वहाँ नियुक्त नहीं होते, ना कि किसी सिफारिश से वो वहाँ नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी है एक तरह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता को उजागर कर रही है। ठीक है, इसी में हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। जो न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। ठीक है ना, और उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले उनको नहीं हटाया जा सकता। अगर हटाना है किसी कारणवश तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित कराना बेहद आवश्यक होता है न्यायाधीशों को हटाने के लिए। वैसे तो बहुत कम चांस होते हैं कि इनको हटाया जा सके, वैसे तो नहीं हटाया जा सकता, लेकिन अगर कोई कारण ऐसा पड़ जाता है कि हटाना पड़े तो संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसका ये क्लियर हो जाता है इसकी स्वतंत्रता को लेकर। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो भारत के जो न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनको जो वेतन दिया जाता है वो किससे दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। और संचित निधि, और इसके लिए संसद की भी परमिशन यानी कि कोई अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, और ना ही संसद उनके वेतनों में किसी भी प्रकार की कोई कटौती कर सकती है। तो एक तरह से वो स्वतंत्र है। ठीक है ना, इस मामले में पूरी तरीके से न्यायपालिका स्वतंत्र रखी गई है। अब चौथा पॉइंट इसमें पढ़ेंगे कि न्यायालय, अगर कोई न्यायालय की अनुमानना करता है, ठीक है ना, तो न्यायालय अपनी अनुमानना के लिए किसी भी व्यक्ति और किसी भी संस्था को दंडित कर सकता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने के लिए बहुत से प्रावधान किए गए हैं ताकि वो जनता को निष्पक्ष न्याय दिला सके या दे सके। ठीक है ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ से। तीसरा हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि न्यायपालिका का जो ढांचा है वो किस प्रकार का है। ये अक्सर पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है ना, 12th में भी आएगा वैसे तो आपका ये चैप्टर, कुछ क्वेश्चन इसमें से। तो आगे के दिन मतलब 12th के लेवल के हिसाब से मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि जो न्यायपालिका का ढांचा है वो किस प्रकार का है। वो हमारे भारत के अंदर न्यायपालिका का ढांचा एक आ रहा है। ठीक है, एक ढांचा है जिसके अंदर सभी न्यायालय उसके अधीन में रहकर कार्य करते हैं। भारत के अंदर अमेरिका की भांति कैसी न्यायपालिका नहीं है, दोहरी न्यायपालिका। आपको पता है कि अमेरिका के अंदर जो न्यायपालिका का ढांचा है वो कैसा है, वो दोहरा ढांचा है, यानी कि वहाँ पर दोहरी न्यायपालिका है। भारत के अंदर कैसी है, इकाई न्यायपालिका है। भारत के संघीय स्तर पर कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ध्यान रखना, संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय कार्य करता है, और भारत और जितने भी न्यायालय बसते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय का अधीन में रहकर कार्य करते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर आ जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो कि संघीय स्तर पर होता है, उसके नीचे उच्च न्यायालय जो राज्य स्तर पर है, और जिला न्यायालय जिला स्तर पर, और सबसे लास्ट में आ जाता है हमारा अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो ये डायग्राम आप याद रखना। पहले आता है सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, और लास्ट में अधीनस्थ न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कितने न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो अगर हम वर्तमान समय की बात करी जाए 2022 के अनुसार, तो एक मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में है और 33 अन्य न्यायाधीश की संख्या उसमें रखी गई है। और मेरे ख्याल से अभी ये प्रस्ताव भी पारित हुआ है, शायद एक संख्या और बढ़ाने का, ये आने वाले समय में 34 भी हो सकते हैं जो अन्य न्यायाधीश हैं। पहले 25 थे, फिर 33 हो गए। ठीक है ना, अब 34 की बात चल रही है कि 34 न्यायाधीश रखे जाएंगे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर।
ठीक है। तो अगर कोई पूछे तो 2022 के अनुसार वर्तमान समय में 33 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय के अंदर, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आगे बढ़ते हैं कि उच्च न्यायालय, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो जो उच्च न्यायालय है वो 62 वर्ष की आयु तक, और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु तक, और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी किताब लेके बैठना ताकि जो मैं बोल रहा हूँ वो आप उसको लिख सको, ठीक है ना। बीच बीच में वीडियो पॉज भी कर सकते हो आप बाद में। आगे बढ़ते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किस प्रकार की जाती है, ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति किस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार की जाती है। तो आंसर मैं बताता हूँ उसका आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होता है सर्वोच्च न्यायालय का, और जो अन्य न्यायाधीश होते हैं वो भारत का राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। और मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में एक कर्म होता है, एक नियम होता है, वरिष्ठता का नियम। तो वरिष्ठता के नियम को ध्यान में रखकर मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। इनका पालन किया जाता है वरिष्ठता के नियम का, जब भी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपको बता दूं कि सन 1973 में 1973 की बात अगर मैं बताऊं आपको, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उन्होंने अजितनाथ रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था, जबकि अन्य 3 न्यायाधीश कैसे थे? वरिष्ठ थे। एक तरह से उस समय 1973 में इंदिरा गांधी सरकार ने वरिष्ठता का जो नियम है उसका उल्लंघन कर दिया था, ठीक है। और अजितनाथ रॉय को मुख्य न्यायाधीश बना दिया था, और बाकी जो अन्य 3 न्यायाधीश थे वो वरिष्ठ थे। इसी तरह आगे भी ऐसे हुआ कि 1975 में 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार ने ही दोबारा किसको बनाया? एच.एम. बेग, एक वरिष्ठ न्यायाधीश थे ये भी, एच.एम. बेग को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर दिया था। और बल्कि अगर देखा जाए तो बाकी न्यायाधीश कैसे थे? जो बचे हुए थे वो वरिष्ठ थे। तो एक तरह से 2 बार उन्होंने वरिष्ठता के नियम का उल्लंघन किया था। लेकिन अगर वर्तमान समय में देखा जाए तो वरिष्ठता के नियम का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है, और सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, ठीक है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करके एक सूची बनाते हैं, और वो सूची राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और राष्ट्रपति उन्हीं सूची में से मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो इस प्रकार से भारत के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या किन किन योग्यताओं का होना जरूरी है। क्या क्वेश्चन है कि अगर हमें सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनना है तो किन किन योग्यताओं का होना जरूरी होता है। तो पहला तो क्या है कि निम्नलिखित योग्यताएं हैं। वैसे तो जो मेन है मैं आपको बता दूं कि पहला जो है कि कम से कम उसने 5 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में लगातार काम किया हो या कार्य किया हो। क्या किया हो कि कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में लगातार उसने काम किया हो। और दूसरा पॉइंट इसी में है कि उसने कम से कम 10 वर्ष यानी कि 10 साल किसी उच्च न्यायालय में वकालत की हो लगातार, ठीक है। और तीसरा पॉइंट कि राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का विशेष जानकार और विद्वान होना चाहिए। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या योग्यता होना चाहिए? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उसने कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में लगातार काम किया हो, और 10 वर्ष उच्च न्यायालय में लगातार वकालत की हो, और कानून की दृष्टि से वह राष्ट्रपति की दृष्टि से वह कानून का विशेष जानकार और विद्वान होना चाहिए, और वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। तो बहुत इजी चैप्टर है अगर उसको समझने की आप कोशिश करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि
न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? क्या क्वेश्चन है कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या है? इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। तो न्यायिक पुनरावलोकन वैसे तो हिंदी में कई नामों से इसको पुकारा जाता है, जैसे इसको हम न्यायिक समीक्षा भी बोल देते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि न्यायिक समीक्षा क्या है, और न्यायिक पुनरीक्षण भी इसको हम बोल देते हैं। ठीक है, तो जो बेस्ट वाक्य है हिंदी में इसका वो न्यायिक पुनरावलोकन है। तो उसी के आधार पर आपको समझो न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। बेसिकली एक सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति है न्यायिक पुनरावलोकन की। ठीक है, पुनरावलोकन मतलब होता है जांचना, किसी चीज की जांच करना। ठीक है, तो होता क्या है, सरकार जो भी निर्णय देती है, ठीक है, और संसद जो भी कानून बनाती है, ध्यान रखना, सरकार जो भी निर्णय देती है और संसद जो भी कानून बनाती है, अगर उसको लेकर सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि ये संविधान के अनुकूल नहीं है, ये संविधान के अनुसार नहीं है, तो सर्वोच्च न्यायालय उन निर्णयों को और उन संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू किए जाने से रोक सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय की इसी शक्ति को हम किस नाम से जानते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन। यानी कि लागू किए जाने से पहले सर्वोच्च न्यायालय उसकी जांच कर देता है। ठीक है, अगर उसको लगता है कि इन कानूनों निर्णयों में कुछ ऐसी बात है जो संविधान के अनुसार नहीं है या संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन निर्णयों, सरकार के निर्णयों और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू किए जाने से रोक सकता है। तो इसी शक्ति को न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन है इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है? क्या क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता क्या है? क्या ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुकूल है? दोस्तों, आपको पता है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका के माध्यम से ऐसे बहुत से निर्णय दिए हैं जो कि जनहित में थे। ठीक है ना, जनहित याचिकाओं के माध्यम से बहुत से ऐसे निर्णय दिए हैं जो जनहित में थे, और इन निर्णयों और निर्देशों के माध्यम से उसने संसद को भी निर्देश दिया। ठीक है, किसको निर्देश दिया? भारत की पार्लियामेंट को, भारत की संसद को, भारत की विधायिका को उसने निर्देश दिया कि आप इससे संबंधित कानून बनाओ ना भाई। किससे संबंधित? जो वो बोल रहा है इससे संबंधित आप कानून बनाओ। जैसे अगर एग्जांपल देखा जाए कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ठीक है, और शिक्षा के अधिकार को लेकर, शोषण के विरुद्ध अधिकार को लेकर उसने संसद को निर्देश दिया कि भाई आप इससे संबंधित कानून बनाओ। ठीक है, और आप एक तरीके से अपने अधिकारों से आगे बढ़कर संसद को निर्देश देना कि आप इससे संबंधित कानून बनाओ, इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च न्यायालय की एक शक्ति को न्यायिक सक्रियता के माध्यम से जानते हैं। यानी कि इसी को हम न्यायिक सक्रियता के नाम से जानते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है, न्यूज़ वगैरह में अक्सर चलता रहता है, अगर आप न्यूज़ वगैरह देखते हो तो सर्वोच्च न्यायालय संसद को निर्देश दे रहा है कि आप इससे संबंधित कानून बनाओ। जैसे पर्यावरण संरक्षण उसने दिया निर्देश, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आप कानून बनाओ, शिक्षा के अधिकार को लेकर आप कानून बनाओ, शोषण के विरुद्ध के अधिकार को लेकर आप कानून बनाओ। ठीक है, तो संसद को निर्देश दे रहा है। और एक तरह से न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में क्या हुई है? तेजी के साथ वृद्धि हुई है। ठीक है, और कुछ लोगों ने माना है कि, कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि एक तरीके से न्यायिक सक्रियता ठीक नहीं है, क्योंकि इससे सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति में वृद्धि हुई है और उसने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर संसद को निर्देश दिया है। ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद का है, न कि न्यायपालिका का। वो क्यों निर्देश दे रहा है उसको? ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं कि यदि इस शक्ति का बार बार इस्तेमाल किया गया तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक खतरा है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक संकट उत्पन्न हो सकता है। लेकिन कभी कभार चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी कभार वो ऐसा यूज़ करता है जो जनहित में है, ऐसे मुद्दे
और संसद को बोल रहा है कि आप इसे संबंधित कानून बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि इसका बार बार इस्तेमाल किया गया है शक्ति का, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या हो सकता है, एक खतरा, एक संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको करवा दिया न्यायिक पुनरावलोकन और न्यायिक सक्रियता। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार बताइए। बेसिकली जो बहुत इंपॉर्टेंट क्षेत्राधिकार है इसके वो 4 हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के कोई 4 क्षेत्राधिकार बताइए, ठीक है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति बताइए या कार्य बताइए। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसका आंसर सिर्फ ये लिखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो शक्ति, कार्य, क्षेत्राधिकार एक ही चीज है। तो वैसे तो पहला इसका क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। क्या नाम है? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कौन कौन से इसके अधिकार आते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, जो शक्तियां हैं। एक तो होता है संघीय सरकार के खिलाफ की गई शिकायत, जो हमारी केंद्र सरकार है, राज्यों के बीच जो आपसी विवाद होते हैं, और संघ और राज्यों के बीच जो आपसी विवाद होते हैं, इसकी शिकायत सीधे कहाँ दायर की जा सकती है? सर्वोच्च न्यायालय में। यानी कि ये सब इससे संबंधित केस सीधे कहाँ जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में। तो ये होता है सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। दूसरा हम पढ़ते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय का। अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होता है कि यदि इसके अंदर सर्वोच्च उच्च न्यायालय जो होता है, हमारा हाई कोर्ट जो होता है, अगर उच्च न्यायालय ये कहे कि अगर उनको मान लो कोई मुकदमे की सुनवाई कर रहा है उच्च न्यायालय, और उसमें वो ये कहे कि इन मुकदमों में कोई ऐसा प्रश्न छुपा हुआ है जिसकी सुनवाई कहाँ की जा सकती है? केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय में। तो ऐसे केसों को, ऐसे मुकदमों को सर्वोच्च न्यायालय में भेज सकते हैं। और ऐसे केसों को सर्वोच्च न्यायालय खुद भी स्वयं अपने यहाँ मंगवा सकता है और खुद अपनी इच्छा से उन पर अपील स्वीकार कर सकता है। इसी को हम सर्वोच्च न्यायालय का अपील क्षेत्राधिकार कहते हैं। तीसरा है, आगे बढ़ते हैं, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार संविधान का एक अनुच्छेद है दोस्तों 143। संविधान के अनुच्छेद 143 ये मेन है इस परामर्शीय क्षेत्राधिकार के लिए, इसी पे बेस है सारा ये। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से किसी कानूनी विषय पर सलाह या परामर्श ले सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह दे, और ये भी जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने। ठीक है, तो यही होता है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शीय क्षेत्राधिकार। आगे बढ़ते हैं, लास्ट है इसका क्षेत्राधिकार मौलिक अधिकारों से संबंधित मामले। मौलिक अधिकारों से जुड़े जितने भी मामले होते हैं उनकी शिकायत कहाँ की जाती है? सीधे सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। ठीक है, और जो संविधान का अनुच्छेद 32 है उसे सर्वोच्च न्यायालय की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद जो 32 है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसके बिगड़ सारे जितने भी अधिकार है हमारे वो कैसे होते हैं? निरर्थक कहलाएंगे। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय के अंदर मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए जितने मामले हैं वो सीधे शिकायत उसमें दायर की जा सकती है, और अनुच्छेद 32 को सर्वोच्च न्यायालय वो मौलिक अधिकारों से जुड़ी सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ठीक है, अब दोस्तों मैं 12वां क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन है, वो मैं आपको करवा रहा हूं। 12वां क्वेश्चन है हमारा कि न्यायिक सक्रियता किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है, और क्या न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र को बढ़ाने में सहायता मिली है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि न्यायिक सक्रियता किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से जुड़ी हुई है, और क्या न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मौलिक अधिकारों के विषय क्षेत्र में बढ़ाने में मदद मिली है? जो मौलिक अधिकारों का विषय क्षेत्र है उसको बढ़ाने में मदद मिली है, ये क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है वो। ठीक है, तो आप जो आपने पढ़ा होगा आप जवाब उसका आंसर लिखोगे ना उसके अंदर, तो क्वेश्चन आप ध्यान से समझो। हमें इसमें तो ये बताना है कि न्यायिक सक्रियता जो है वो मौलिक अधिकारों से किस प्रकार से जुड़ी हुई है। ठीक है, और क्या न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मौलिक अधिकार जो हमारे हैं उसके विषय वस्तु यानी कि उसके विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद मिली है। तो इसका आंसर क्या होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित में ऐसे बहुत से निर्णय दिए हैं जो जनहित में थे और सार्वजनिक हितों से जुड़े हुए थे। ठीक है, यानी कि सार्वजनिक मुद्दों से जुड़े हुए थे। ठीक है,
और जनहित के अनुसार वो थे, जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी हम देख सकते हैं कि तमाम फैक्ट्रियों और कारखानों में बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, ठीक है, इनको हम काम करते हुए देख सकते हैं, और बंधुआ मजदूर भी हम उसमें देख सकते हैं। तो एक तरह से अभी भी हमें जो अधिकार मिले हुए हैं उसके बावजूद भी हम कई जैसे शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें मिला हुआ है, उसके बावजूद भी हम कारखानों, फैक्ट्रियों में बच्चे, बंधुआ मजदूरों को देख सकते हैं, महिलाओं को काम करते हुए हम देख सकते हैं। लेकिन जो न्यायिक सक्रियता है उसने निर्णय ऐसे ऐसे दिए हैं संसद को, सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक सक्रियता के माध्यम से, कि उसको उस पर कानून बनाने पड़े, जैसे पर्यावरण संरक्षण को लेकर, शिक्षा के अधिकार को लेकर, ठीक है। और ध्यान रखना, जो गरीब लोगों की जो मदद की जाती है वो न्यायिक सक्रियता और जनहित याचिका के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय कर रहा है, ठीक है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है न्यायिक सक्रियता, ठीक है। जो जुडिशियल एक्टिविज्म है सर्वोच्च न्यायालय का, वो बेसिकली सीधा सीधा मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है, और एक तरह से इसने इसके विषय क्षेत्र को बढ़ाने में मदद करी है, जैसे पर्यावरण संरक्षण को लेकर, ठीक है। और आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और जीवन जीने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को है, जो कि उनको मिल रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि न्यायिक सक्रियता के माध्यम से मौलिक अधिकार, मतलब मौलिक अधिकार न्यायिक सक्रियता से जुड़े हुए हैं, और इसके माध्यम से इनको बढ़ाने में मदद मिली है। और एक क्वेश्चन में भूल गया था, मैं आपको बता देता हूँ। एक लास्ट क्वेश्चन जो था कि जनहित याचिका जो है, जनहित याचिका किस प्रकार से गरीबों की सहायता करती है। तो मैं आपको बता दूं कि 1979 में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका का चलन प्रारंभ किया था, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टार्ट करा था, और एक न्यायाधीश थे PN भगवती, इनका जनहित याचिका को लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। और इसके तहत, जनहित याचिका के तहत, कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर से जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उनकी शिकायत सीधे एक सादे कागज पर लिखकर सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना, ऐसे शिकायतों का सार्वजनिक हित और मौलिक अधिकारों से जुड़ा होना बेहद जरूरी होना चाहिए। ऐसे नहीं आप कोई भी शिकायत डाल दो ना, फिर वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करता। इसलिए उनका जनित मुद्दों से, यानी कि जनितों से, सार्वजनिक हित से जुड़ा होना बेहद जरूरी है। और यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं को स्वीकार कर लेता है तो उनके लिए, गरीबों के लिए कानूनी सहायता और आर्थिक मदद भी उपलब्ध करवाता है। तो इस प्रकार से जनहित याचिका गरीबों की मदद करती है, ठीक है दोस्तों। ये चैप्टर वैसे यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ मैं, ख़त्म हो गया है। 11वीं क्लास के हिसाब से आपके लिए बहुत है, और आप सिर्फ यही क्वेश्चन करें इस चैप्टर का, आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से पर्याप्त है, और ढंग से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे। और इस चैप्टर के नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर की क्लास में हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।